गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 9 शांति जो है पढ़ रहे थे। कल हमने यूरोप में जो यूरोप संघ ने में जो है यूरोप में जो झगड़े हो रहे थे उसके बारे में बताया कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में वो झगड़े जो है सुलझाए। अब है सेकंड पॉइंट हमारा जो पढ़ता है शांति का अर्थ। देखिए, शांति की परिभाषा अक्सर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में की जाती है, अर्थात जहाँ युद्ध नहीं होता वहाँ शांति की परिभाषा दी जाती है। यह परिभाषा सरल तो है पर भ्रम पैदा करने वाले भी है। सामान्य रूप से हम युद्ध को देशों के बीच हथियारबंद संघर्ष समझते हैं। हालांकि रवांडा या बोस्निया में जो हुआ इस तरह का युद्ध नहीं था, लेकिन यह एक प्रकार से शांति का उल्लंघन या स्थगन तो था ही। हालांकि प्रत्येक युद्ध शांति के अभाव की ओर जाता है, लेकिन शांति का हर अभाव युद्ध का रूप ले ये जरूरी नहीं है। शांति की परिभाषा करने में दूसरा कदम होगा इसे युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में देखना है। यह परिभाषा स्पष्ट ही पहले से बेहतर है, लेकिन यह भी हमें बहुत दूर नहीं ले जा पाती है। हिंसा प्राय समाज की मूल संरचना में ही रची बसी है। ऐसी सामाजिक संस्थाएं और प्रथाएं जो जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर असमानता की खाइयों को और गहरा करती हैं, किसी की क्षति सूक्ष्म और अप्रकट तरीके से भी कर सकती हैं। जाति, वर्ग या लिंग पर आधारित इस क्षत्रिय स्त्रीकरण को अगर शोषित वर्ग की ओर से कोई चुनौती मिलती है तो इससे भी संघर्ष और हिंसा पैदा हो सकती है। इस तरह की संरचनात्मक हिंसा के बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम हो जाते हैं। हम वैसी ही हिंसा से उत्पन्न ठोस उदाहरणों की ओर देखें, जैसे जाति भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सांप्रदायिकता। संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। परंपरागत जाति व्यवस्था कुछ खास समूह के लोगों को अस्पृश्य मानकर बर्ताव करती थी। आज़ाद भारत के संविधान द्वारा गैर कानूनी करार दिए गए तथा छुआछूत से प्रचलन ने उन्हें सामाजिक बहिष्कार और अत्यधिक वंचना का शिकार बना रखा था। वह रीति रिवाजों के इस जख्मों से उभरने के लिए देश अभी तक संघर्ष कर रहा था। हालांकि वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था अधिक लचीली दिखती है, लेकिन इसने भी काफी असमानता और उत्पीड़न को जन्म दिया। विकासशील देशों के अधिकांश कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र में से संबंधित है, जिसमें मेहनताना और काम की दशा बहुत खराब है। विकसित देशों में भी निम्न वर्गीय लोगों की अच्छी खासी आबादी मौजूद है। पितृसत्ता के आधार पर जिन सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है, उनकी परिणति स्त्रियों को व्यवस्थित रूप से अधीन बनाने, उनके साथ भेदभाव करने में होती है। इसकी अभिव्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों को अपर्याप्त पोषण और शिक्षा न देना, बाल विवाह, पत्नी को पीटना, देश से संबंधित अपराध, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और घर की इज्जत के नाम पर हत्या में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न बाल लिंग अनुपात 0.6 वर्ग प्रति 1000 पुरुष और 919 जो महिलाएं पितृसत्तात्मक विध्वंस का मर्मस्पर्शी सूचक है। अब ऐसा होना लगभग असंभव है कि धर्म उपनिवेशवाद विदेशी शासक के रूप में लोगों पर प्रत्यक्ष और लंबे समय के लिए गुलामी थोप दे, परंतु इजरायली प्रभुत्व के खिलाफ चालू फिलिस्तीनी संघर्ष दिखता है। इसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा यूरोपीय उपनिवेशवादी देशों के पूर्ववर्ती उपनिवेशों को अभी भी बहुआयामी शोषण के उन प्रभावों से पूरी तरह उबरना शेष है जिसे उन्होंने औपनिवेशिक काल में झेला है। रंग भेद और सांप्रदायिकता में एक समूचे नस्लगत समूह का या समुदाय का लाछन लगाना भी उनका दमन करना शामिल रहता है। हालांकि मानवता को विभिन्न नस्लों के आधार पर विभाजित कर सकने की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से अप्रमाणिक है, लेकिन कई बार इसका उपयोग मानव विरोधी कृत्यों को जायज ठहराने में किया है।
1865 तक अमेरिका के अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा हिटलर के समय जर्मनी में अयुद्धों का कत्लेआम तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार को 1992 तक अपनी बहुसंख्यक अश्वेत आबादी के साथ दोयम दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार करने वाली रंग भेद की नीति इसके उदाहरण है। पश्चिमी देशों में नस्ल भेदभाव गोपनीय तौर पर अभी भी जारी है। अब इसका प्राय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों और अप्रवासियों के खिलाफ होता है। सांप्रदायिकता को नस्लवाद का दक्षिण एशियाई प्रतिरूप माना जा सकता है, जहाँ शिकार अल्पसंख्यक धार्मिक समूह होते हैं। हिंसा का शिकार व्यक्ति जिस मनोवैज्ञानिक और भौतिक नुकसानों से गुजरता है, वे उसके भीतर शिकायतों को पैदा करते हैं। ये शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती हैं। ऐसे समूह कभी कभी किसी घटना या टिप्पणियों से भी उत्तेजित होकर संघर्षों के ताज़ा दौर की शुरुआत कर सकते हैं। दक्षिण एशिया में विभिन्न समुदायों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से मन में रखी पुरानी शिकायतों के उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भड़की हिंसा से उपजी शिकायतें। न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति अप्रकट शिकायतों और संघर्ष के कारणों को साफ साफ व्यक्त करने और बातचीत द्वारा हल करने के जरिए ही प्राप्त की जा सकती हैं। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याओं का हल करने के वर्तमान प्रयासों में हर तबके के लोगों के बीच अधिक संपर्क और प्रोत्साहन करना भी शामिल है। हिंसा की समाप्ति। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनिसेफ के संविधान ने उचित की टिप्पणी की है। चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव में लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। इस तरह के प्रयास के लिए करुणा जैसी अनेक पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत और ध्यान जैसे अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त हैं। आधुनिक तकनीक और मनोविश्लेषण जैसी चिकित्सा पद्धतियों भी ये काम कर सकती हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इतना करेंगे। आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक इसको आप सुने। थैंक यू।